संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं डॉक्टर नीलम सिंह आंटी को। आंटी आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। शुक्राना गुरु जी का सबसे पहले, और थैंक यू सो मच अंकल फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और सब सेवादार का थैंक यू, और गौरव अंकल का और बड़े मंदिर मैनेजमेंट का बहुत बहुत थैंक यू। और देखिए, कई बार कहते हैं कि थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, लोग कहते हैं थैंक यू मत बोलो, बट गुरुजी ने हमें यही सिखाया कि थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी मैं किसी एक बहुत पुरानी संगत है, उनका मैं सत्संग सुन रही थी और मैंने पहले भी सुना। तो एक बार गुरुजी ने इनको कहा, कुछ काम बोला आंटी को, और आंटी ने वो काम किया, तो गुरुजी इनको कहते हैं थैंक यू आंटी। तो आंटी ने बोला कि अरे गुरुजी, आप मुझे क्यों थैंक यू बोल रहे हैं? कहते नहीं, थैंक यू बोलना चाहिए। तो थैंक यू हमें गुरुजी ने सिखाया कि हमें हर किसी के प्रति वो भावना रखनी चाहिए कि हम इसको थैंक यू बोलें। तो सबका बहुत बहुत थैंक यू। मैं गुरुजी से जुड़ी थी 2004 में। वैसे 2000 से मुझे पता था गुरुजी के बारे में, बट वो गुरुजी का बुलावा होता है, और हम 2004 में पहुंचे। और मेरा हस्बैंड का बहुत झगड़ा हो गया था, मैंने घर छोड़ दिया था। और उसके बाद में मुझे पाल आंटी ने बताया था कि वो भगवान है। सो उस दिन मैंने यही सोचा कि आज मैं भगवान के पास ही जाती हूँ। सो मैं गुरुजी के वहां पहुंच गई। बच्चे बहुत छोटे थे, बेटी मेरी 4+ थी, बेटा मेरा 9+। तो समहाउ आई रीच देयर। सो वहां बस मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी मुझे कहने की अकेली क्यों आई है। उसके बाद गुरुजी जब आए और अपने सिंहासन पर बैठे थे, एक्चुअली बहुत लंबा सत्संग है, तो गुरुजी कह रहे थे शॉर्ट भी सुनाई, तो मैं बहुत कट शॉर्ट करके सुना रही हूँ। सो हस्बैंड आके मेरे को दम से बहुत गुस्से में कहते हैं चल उठ यहाँ से। सो बस मैंने मन में यही कहा, मैंने कहा गुरुजी चाय इनकी बड़ी कमजोरी है कि किसी ना चाय आ जाए, क्योंकि चाय प्रसाद बोलने की मेरे को मतलब नहीं पता था कि चाय प्रसाद बोला जाता है। तो चाय मेरे मुंह से निकला। खैर वो गुरुजी ने जोड़ना था, चाय भी आ गई। और जब ये हस्बैंड चाय पीने बैठे, तो अब गुरुजी ने जो उनको उस दिन नजारा दिखाया, तो गुरुजी को पता था कि बीइंग अ फोरेंसिक एक्सपर्ट ये शायद मेरे को इतना बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि हस्बैंड ने पहले ही बोल दिया था, क्योंकि 4 साल से वही नहीं जा रहे थे गुरुजी से मिलने। मैं तो बहुत मन था मेरा गुरुजी से मिलने का, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने यही कहा था मैं किसी इंसान के आगे माथा नहीं टेकूंगा। सो बीइंग फोरेंसिक एक्सपर्ट कि उनको जो, अब मेरे हस्बैंड तो ऐसे हैं कि बाल में से खाल निकालने वाले लोगों में से हैं। सो उस टाइप के बहुत कट्टर रहे। तो गुरुजी ने उनको वही डे वन ये दिखाया कि वहां कोई अंपायर स्टेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई संगत नहीं है। और गुरुजी जो है पूरे इस ब्रह्मांड के ऊपर बैठे हुए हैं, ही इज द सुप्रीम ऑफ दिस यूनिवर्स। और जितने भी आप सोच सकते हो, जितनी आकाश गंगाएं होती है, जितनी हमारी गैलेक्सीज होती हैं, वो सब गुरुजी के आगे पीछे घूम रही हैं। सो तब मेरे हस्बैंड को झटका लगा कि ये कोई साधारण इंसान तो नहीं है तो महापुरुष, चलो मैं बैठ जाता हूँ। तो ऐसे गुरुजी ने इनको जोड़ा और हमारी पूरी फैमिली को जोड़ा। तो बहुत शुक्राना गुरुजी का। फिर हम गुरुजी के पास जाते रहे, और गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स रही, और वो तो आज भी बरस रही है। गुरुजी सच में कहते थे कि असल चीज किसी को मांगनी नहीं आती। और मुझे भी गुरुजी ने डे वन बहुत ज्यादा पूछा, आई थिंक कितनी बार पूछा मुझे भी याद नहीं, कि होर दस तेनू की चाहिए, होर दस तेनू की चाहिए। बट खाली मैंने भी खाली उस दिन ब्लेसिंग्स मांगी, मैंने कुछ मांगा कुछ नहीं। हाँ, शुरू में ये जरूर बोला था कि मुझे, मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हो रही, गुरुजी शादी करा दो। तो गुरुजी ने मुझे कहा, मैंने बहुत सारी रिंग्स पहनी हुई थी, तो गुरुजी ने कहा पहले इनको उतार कर आना। तो गुरुजी, ऑब्वियसली गुरुजी का हुक्म है, तो मैंने जितनी रिंग्स पहनी हुई थी, हमें एस्ट्रोलॉजर ने पहना रखी थी, मैंने सारी की सारी रिंग्स उतार दी घर आकर, उस गुरुजी के सामने नहीं, घर आकर। सो गुरुजी ने हमें कोई वहम में नहीं रखा। ये तो कोई भी संगत प्लीज वहमों में ना पड़े कि हम ऐसे करें या वैसे पढ़ें, किसी भी हमें गुरुजी ने वहम में नहीं रखा कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कर लो। बहुत गुरुजी ने बहुत सारी चीजें ऐसी हम लोगों को उस टाइम भी समझाई। सो गुरुजी ने वो रिंग उतरवा दी। उसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई गुरुजी के साथ। फिर हम लोग जाया करते थे। एक दिन गुरुजी बैठे हुए थे, तो गुरुजी कहते हैं तुम कब कब आते हो? सो मैंने कहा गुरुजी आपको तो पता है मेरे तो क्लिनिक होता है सुबह से लेकर रात तक। सो मेरे को तो जब टाइम मिलता है मैं तब आती हूँ यहाँ पर। सो आज लगता है क्यों मैं ऐसे गुरुजी से मतलब कैसे बोल पाई। फिर गुरुजी ने ऐसे मुस्कुराए और कहते हाँ। सो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, जब मेरे को टाइम होता है मैं तब आती हूँ यहाँ पर। सो गुरुजी मुस्कुराए और मुझे कहते हैं चल कोई नहीं, जब तेरा दिल करे तब तू आ जाया कर। सो मैंने कहा, मुझे लगा सच में गुरुजी सच में ये बात कह रहे हैं। सो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते हैं हाँ, जब तेरा दिल करे तब तू आ जाया कर। सो गुरुजी ने मेरे को आज्ञा दे दी थी, मैं जब मर्जी जा सकती थी। बट ये बात मैंने किसी और को बताई, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसका ये मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि हफ्ते में जो तुम्हारे 4 दिन है उसमें से तुम जब मर्जी चले जाया करो। सो संगत जी, आज मुझे लगता है कि देखिए यही डायरेक्ट कनेक्शन होते हैं कि अगर मैंने अपने गुरु की बात मानी होती, उन्होंने 2 बार मुझे बोला था जब तेरा दिल करे तब तू आ जाया कर,
तो मेरे को तो पूरे जाने की छूट थी, बट मैंने किसी और की बात में आकर सोचा कि अच्छा ये आंटी बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे। सो इसीलिए आप गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन करो, मतलब किसी की बात ठीक है सुन लो, बट जो आपको गुरु महाराज दिखे उन्होंने तो खुद डायरेक्ट मेरे को बोला था ये बात। खैर हम हर हफ्ते गुरुजी के पास जाते थे और गुरुजी से बहुत सारी मेरी बातें होती थी, क्योंकि गुरुजी से अगर मैं कुछ पूछती थी, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में देखिए लगा रहता है, क्योंकि मेरे बेटे की बहुत प्रॉब्लम चल रही थी स्कूल के अंदर, और इसको स्कूल चेंज करना था, उसका आफ्टरनून शिफ्ट था। सो बेटे ने कहा कि मम्मी आप ना आज गुरुजी से पूछ लेना, गुरुजी से तो आप इतनी बात करते हो। तो मैं कहा चलो ठीक है। सो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, आफ्टरनून शिफ्ट में है और बच्चे इसको बहुत वो करते हैं कि हम स्कूल से आते हैं और तू जा रहा होता है। तो गुरुजी एकदम से कहते नहीं नहीं नहीं, स्कूल चेंज नहीं होगा। सो अब गुरुजी ने मना कर दिया तो मतलब नहीं था कि स्कूल चेंज करने का। सो ये आफ्टरनून शिफ्ट में ही बेटा रहा, और देखिए वो एक्चुअली 10th तक था वो, और 10th के बाद उसको ये था कि चलो अब तो वो मॉर्निंग शिफ्ट में जाएगा। हालांकि उसने बीच में 9th में भी जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था तब, तो कहते मम्मी आप ना मेरा स्कूल चेंज करा दो। सो अब वही था कि अब कैसे हम किसी से पूछेंगे, तब तो गुरुजी ने मना कर दिया था। तो बस मन में यही था कि गुरुजी ने मना किया तो स्कूल चेंज नहीं होगा। सो इसका जो स्कूल था जो मॉर्निंग शिफ्ट में होना था 11th पर, तो टीचर ने प्रिंसिपल ने तभी अनाउंस किया कि स्कूल जो है अपडेट हो गया है, अब 12th तक या आफ्टरनून शिफ्ट ही रहेगा। सो ये इसको थोड़ा रोना भी आया कि मम्मी मैं तो मॉर्निंग शिफ्ट में जाना चाहता था, पर वो शायद गुरुजी को पता था, क्योंकि जैसे ही देखिए बेटा स्कूल से निकला है, उसने 11th 12th की है, वापस वो स्कूल जो है 10th तक हो गया, क्योंकि गुरुजी के वर्डिंग्स थे स्कूल चेंज नहीं होगा। तो देखिए वो स्कूल चेंज नहीं हुआ, वो उसी के टाइम में अपडेट होता है और वापस उसी जगह पर आ जाता है। तो जो गुरु की वाणी है वो तो कभी चेंज हो ही नहीं सकती। सो ऐसे में एक बार बहुत परेशान थी, मैं गुरुजी के पास गई, मैंने कहा गुरुजी ये देखो ऐसी बात है, बेटे के स्कूल में ये हो रहा है। फिर हमें मतलब बहुत सारी चीजें मैं कई बार परेशान होती थी तो गुरुजी से बोलती थी। तो एक दिन गुरुजी मुझे कहते हैं बड़ा पूछ दिया आंटी, ज्यादा ना पूछे अगर। सो मुझे मन में बड़ा रोना आया कि मैंने मन में सोचा, मैंने गुरुजी ऐसा मैंने क्या पूछा, मतलब अपने बच्चे के बारे में हर माँ का मतलब दिल दुखता है अगर उसको कुछ तकलीफ होती है तो। फिर मैं गुरुजी के पास जाती, मैंने कहा गुरुजी आज ना ऐसे स्कूल में ऐसा हो गया, आज ना ये बात हो गई। मतलब मेरी छोटी छोटी बातें होती थी गुरुजी से, क्योंकि बीइंग अ मदर लगता था कि नहीं, मतलब बस एक कोई भी फीमेल को लगता है कि उसके बच्चे और परिवार ठीक रहे। सो फिर गुरुजी कह रही थी बड़ा पूछ दिया आंटी, ज्यादा ना पूछे अगर। सो करते करते ऐसे 3 महीने हो गए, और एक इस बात के लिए और एक हमें अपना घर बनाना था डीएलएफ में, तो उसके लिए मुझे आज्ञा लेनी थी गुरुजी से। सो वो हम हस्बैंड वाइफ जैसे ही माथा टेक और गुरुजी से पूछने लगे, और हमने अभी बोला भी नहीं था कुछ भी, तो गुरुजी कहते आज कुछ नहीं पूछना। हम बड़े हैरान हो गए, गुरुजी को कैसे पता कि हम आज पूछने कुछ आए हैं। सो फिर हम उस दिन चुप लगा गए। तो मेरी मेन दो ये बातें होती थी कि हम गुरुजी की आज्ञा लें और अपना घर वहां बनाए, क्योंकि बहुत मन था मेरा कि मैं जब जिस दिन हम लोग उसका पूजन करेंगे तो गुरुजी को बुलाएंगे। बट गुरुजी आज्ञा नहीं दे रहे थे, और गुरुजी हमेशा कह रहे थे बड़ा पूछ दिया आंटी, ज्यादा ना पूछे अगर। और वैसे गुरुजी हर बार जब भी मैं माथा टेकती और की नाम तेरा, मैं कहती गुरुजी डॉक्टर नीलम। अच्छा फिर जो कुछ पूछते थे, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ये गुरुजी बहुत बार मेरे से पूछते थे। और एक बार क्या हुआ कि मैं जब हर बार जब गुरुजी ने मेरा नाम पूछना शुरू किया, मतलब ऑलमोस्ट हर बार तो नहीं, ऑलमोस्ट एवरी टाइम की नाम तेरा, तो मैं सोचती थी गुरुजी मन में बोला, मैंने कहा पता नहीं गुरुजी को मेरा नाम ही याद नहीं रहता, गुरुजी मतलब हमेशा भूल जाते हैं मेरा नाम, कितनी बार मैं अपना नाम बता चुकी हूँ। सो ऐसी में एक बार माथा टेक रही थी तो बस मुझे भी बस मन में यही ख्याल था, मैंने कहा बस अब गुरुजी फिर बोलेंगे की नाम तेरा। तो गुरुजी मेरे को ना बड़े नोटी वे में ऐसे आंखों को ऊपर करते हुए कहते हैं और नीलम आंटी। सो मैं इतनी खुश हुई संगत जी, इतना मुझे एडिक्शन हुआ, आज भी वो हैंगओवर मेरा खत्म नहीं हुआ। ये कैसे गुरुजी ने इतने प्यार से मुझे देखा और बड़े आंखों को ऊपर करते हुए हो नीलम आंटी। सो फिर मन में सोचा कि गुरुजी ने मेरा नाम लिया अपने मुंह से, और मैंने कहा गुरुजी, मैंने मन में सोचा, मैंने कहा गुरुजी ने मुझे आंटी क्यों बोला, क्योंकि उस टाइम आई थिंक मैं काफी यंग थी, मे बी आई थिंक अराउंड 35 और 36, तो मुझे लगता था कि आंटी तो नहीं लगती मैं, और गुरुजी ने आंटी क्यों कह दिया। बट लेटर ऑन आई रियलाइज के गुरुजी, कई लोग मतलब सुना था मैंने कि आंटी अंकल बोलते हुए गुरुजी को। सो खैर हम लोग ऐसे गुरुजी के पास जाते रहे, और गुरुजी हमेशा बहुत प्यार से वेलकम करते थे, बहुत इतने प्यार से उनका देखना, इतने प्यार से हमको वेलकम करना। सो एक दिन हम लोग जब वहां पे गए तो देखिए गुरुजी ना कैसे आपसे कोई काम करवाते हैं, कैसे चीजें बोलते हैं, कैसे एक बात को करते हैं। एक दिन मैं जब वहां माथा टेकने गई गुरुजी को,
सो गुरुजी मेरे को एकदम से देख के कहते हैं, मैंने तो ऐ समझ नहीं आता कि तुम सारे के सारे डॉक्टर्स अगर ਇੱਥੇ आ जाओगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। सो मैंने कहा ये क्या बोला गुरुजी ने, फिर गुरुजी ने इशारा करके एकदम से बोला कि मैंने तो ऐ नहीं समझ आता कि तुम सारे के सारे डॉक्टर अगर ਇੱਥੇ आ जाओगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। उस दिन देन आई रियलाइज कि जो गुरुजी ने इशारा किया, तो मैंने आसपास देखा तो सारे के सारे डॉक्टर्स बैठे थे वहां पर, और सब एकदम मतलब झेप रहे थे कि ये गुरुजी ने क्या कह दिया। बात भी ठीक है कि अगर सारे वहां जाके बैठ जाएंगे तो इलाज कौन करेगा। सो खैर हम इस बात को गुरुजी कभी मुझे कुछ बोल रहे थे ना, मुझे याद रहा। तो देखिए पेंडेमिक टाइम में ये बात मुझे याद आई कि जब हम लोग सब ऑलमोस्ट सारे डॉक्टर्स, काफी सारे डॉक्टर्स घर बैठे थे, सारे तो नहीं, ऑलमोस्ट काफी लोग, काफी डॉक्टर्स। सो मैं भी घर बैठी थी, डेंटल क्लिनिक तो बिल्कुल ही बंद हो गई थी। तो मैंने कहा गुरुजी बिल्कुल नहीं, हम तो सारे डॉक्टर्स घर ही बैठ गए हैं। देन आई रियलाइज कि एकदम गुरुजी ने हमें ऐसे बोला था मुझे, और मुझे तब लगा जैसे गुरुजी का वो मैसेज था कि तुम अगर घर पे बैठ जाओगे डॉक्टर्स, तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। और वही था कि मरीजों का इलाज तो हो ही नहीं पा रहा था। सो मैंने कहा नहीं गुरुजी, तो मैं क्या करूं इसके लिए, सब गुरुजी ने थॉट डाला कि नहीं ऑनलाइन कंसल्टेशन दे सकते हो या ऐसे कर सकते हो। तो खैर वो गुरुजी की वो बात मुझे याद आई, तो मेरे को लगा कि नहीं घर नहीं बैठना है। देन आई स्टार्टेड डूइंग समथिंग फॉर द पेशेंट्स। सो ऐसे देखिए गुरुजी के गुड कुछ चीजें होती हैं जो कितने सालों बाद चीज हमें पता चलती है। फिर ऐसे में बहुत परेशान थी मैं, फिर गुरुजी के पास गई। गुरुजी फिर गुरुजी जो वो 3 महीने के बाद, जब मैं बहुत बार बार मैं जाती थी गुरुजी के पास, और गुरुजी कहते बड़ा पूछती है आंटी, ज्यादा ना पूछा कर। तो गुरुजी कहते अच्छा चल 10। तो मैंने गुरुजी को जो भी चीज थी मेरी, वो मैंने सब कुछ बताया, गुरुजी ऐसे ऐसे बात है सब कुछ। सो गुरुजी ने मुझे कहा कि तू मैनू ए 10 मैं तेन ब्लेस कर दिता। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। सो देखिए मेरे को आज ये रियलाइज होता है, उस टाइम ये रियलाइज नहीं होता कि गुरुजी ने खुद डायरेक्ट मेरे को ब्लेस किया हुआ। तो क्या क्या चीजें गलत हो सकती है जिंदगी में, कुछ भी नहीं हो सकता। जब गुरुजी ने खुद, हम वो ब्लेसिंग्स मांगते हैं, गुरुजी हमें ब्लेस कर दो, अपनी ब्लेसिंग्स दो, है ना। सो गुरुजी ने खुद अपने मुंह से जब मुझे कह दिया, और बाकी कुछ और भी मैं गुरुजी ने बोला था वो मैं अभी नहीं बता पाऊंगी। सो और गुरुजी के खैर बहुत ब्लेसिंग्स तो है ही। उसके बाद एक बार गुरुजी ने मेरे को बोला था कि तू अपने सहेलियों को लेकर आना और अपने पेशेंट्स को लेकर आना, मैं डायरेक्ट ब्लेस करूंगा। और मेरे हस्बैंड को कहा कि तू अपने दोस्तों को लेकर आना। सो हम लोग ये सोचने लगे कि हम किसको ऐसे लेकर आए ना पेशेंट्स को। और उस टाइम तो देखिए कोई गुरुजी को का इतना किसी को ज्यादा पता भी नहीं था। अब कैसे करें, क्योंकि अब गुरुजी की आ गया है। तो फिर मैंने गुरुजी के बारे में अपने पेशेंट को बताना शुरू किया, इन्होंने अपने दोस्तों को, उनको मतलब, लेकिन हमें बड़ा थोड़ा सा माफ करना गुरुजी, लेकिन उस टाइम मेरे को बड़ा और लगता था कि ऐसे कैसे संगत, चलो फ्रेंड्स को एक बार बता भी देते थे, लेकिन फ्रेंड्स सुनते थे, वो कुछ बोलते नहीं थे आगे कि हमें जाना है नहीं जाना है, गुरुजी की आज्ञा है। सो अब हस्बैंड के एक फ्रेंड है, तो वो ऐसे बता रहे थे, नहीं बताया नहीं उन्होंने, तो वो एक्चुअली फ्रेंड हस्बैंड को बता रहे थे कि ऐसे ऐसे इनको कोई लीवर की प्रॉब्लम आ गई है। और क्योंकि वो खुद एक एलएनजेपी के बहुत बड़े डॉक्टर रह चुके हैं और अभी भी हैं। सो उनको, लेकिन डॉक्टर्स ने ये कह दिया था, और खुद भी डॉक्टर थे, और उन्हें बताया कि मेरे को ऐसे ऐसे दिक्कत आ गई है। और शायद डॉक्टर्स ने उनको कह दिया था कि 6 महीने और साल भर में आई थिंक कुछ, मतलब कुछ भी हो सकता है। और बीइंग अ डॉक्टर उनको पता था कि उनकी लाइफ नहीं है ज्यादा। तो अब तब मेरे हस्बैंड को एकदम से लगा कि गुरुजी ने इनके बारे में तो नहीं बोला कहीं। सो उन्होंने कहा कि देखो हमारे गुरुजी ऐसे ऐसे हम गुरुजी के पास जाते हैं, और गुरुजी ने स्पेशली बोला कि अपने दोस्तों को लेकर आना। सो अब जो भी है डॉक्टर साहब आप चलो मेरे साथ। अब देखिए जब इंसान के पास हर चीज उनको पता है ना, कि डॉक्टर को पता था कि उनकी लाइफ नहीं है। सो उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं चलता हूँ आपके गुरुजी के पास। सो वो देखिए 2 बार उन्होंने लंगर किया, और संगत जी आज की डेट में वो डॉक्टर ठीक है। 2 बार लंगर करने से उनकी वो प्रॉब्लम ठीक हो गई, जो कि उनकी जानलेवा प्रॉब्लम थी, लिवर की प्रॉब्लम थी। और लिवर देखिए एक बार कहीं खराब होना शुरू होता है तो और काफी गड़बड़ हो सकती है, और उनको तो बोल ही दिया था खैर, और बीइंग अ डॉक्टर उनको ही पता था। तो देखिए कैसे गुरुजी ने 2 बार लंगर करा के उनको ठीक किया। ऐसे में अपने पेशेंट्स को लेके गई। सो उनको माँ बेटे को वो अलग अलग बैठे हुए थे, तो गुरुजी ने दोनों को इकट्ठे बुलाया। तो मुझे लगा कि उनको लगा कि शायद डॉक्टर नीलम ने बता दिया होगा कि भाई हम इनके साथ आए हैं। तो मैंने तो कुछ बताया नहीं था, क्योंकि गुरुजी के सामने इंट्रोडक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं होता था। सो उनको बुलाया और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई, क्योंकि वो जो मेरी पेशेंट है उनको एक्चुअली हेड एंड नेक का कोई कैंसर था। और जो डॉक्टर्स ने इनको कह दिया था कि इनके पास भी 6 महीने और साल भर का टाइम है, और बहुत ज्यादा है साल भर का, तो 6 महीने का ही टाइम है इनके पास। सो मैंने उनको बताया कि देखो ऐसे ऐसे मेरे को गुरुजी ने बोला है कि तुम्हारे पेशेंट को ब्लेस करूंगा। सो भाई मैं तो ऐसे ऐसे अब देखो आप।
तो उन्होंने कहा कि वो मुंबई ले गए थे अपनी मम्मी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए। ये बात मुझे गुरुजी ने बोली थी 2004 में। उस दिन संडे की रात थी और मंडे को उस बच्चे का मेरे पास फोन आता है। उसने बेटे को बर्थडे विश करने के लिए एक्चुअली फोन किया था और मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे रात को गुरुजी ने मुझे बोला है, आप पता नहीं। कहता आंटी मैं तो मम्मी को यहाँ लेकर आया हूँ ऑपरेशन के लिए। और वो भी बस ये था, बच्चों का ये था कि शायद मुंबई ले जाएंगे, हाँ टाटा हॉस्पिटल में भी एक हर कोई इंसान देखिए कोशिश करता है कि उसके पेरेंट्स ठीक रहे, कोई भी घर का परिवार का जन्म हो तो वो ठीक रहे। सो जैसे उसने सुना कि भी आंटी ये कह रहे हैं, तो वो कहते हैं कि अगले दिन वो छुट्टी करा के ले आए मुंबई से। डॉक्टर्स ने बहुत कहा कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो कहते हैं कोई बात नहीं, हम लोग अपने रिस्क पे अपने पेशेंट को लेके जा रहे हैं। तो कहते हैं आंटी आपने कुछ बोला था गुरुजी के पास लेके जाओगे। सो तो उनका छोटा बेटा और वो जो है मेरी पेशेंट वो वहां पर आए। और अभी भी देखिए पिछले हफ्ते भी, अभी 4-5 दिन पहले भी आए हुए थे, तो वो यही बात गुरुजी कर रहे थे कि आंटी देखो कैसे गुरुजी ने उनको बोला कि उनको बुलाया और कहा कि जा कल्याण हो, ऐसे करके बोला। तो उनको बड़ा कल्याण हो, ऐश कर देता। उस टाइम संगत जी हमें बहुत वैसा लगता था कि हमें मतलब आई यूज्ड टू वेट कि गुरुजी शायद कुछ और बोलेंगे, कुछ सॉल्यूशन बताएंगे या कुछ और उपाय बताएंगे। बट ये बात हमें लगता नहीं था कि बस उन्होंने बोला बस आंटी हमें तो उन्होंने बोला कि कल्याण हो, और तो कुछ गुरुजी ने कहा ही नहीं। और मुझे भी इतना नहीं पता था कि कल्याण हो, अगर गुरुजी कह रहे हैं तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है उनके लिए। तो इस तरह से देखिए उनका कल्याण हुआ और वो पेशेंट जो है देखिए आज की डेट में भी वो ठीक है। बीच में उनको गंगाराम में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो उनका बेटा वही बता रहा था कि आंटी देखो वो जो चीज थी वो बिल्कुल नहीं छिड़ी, वो किसी और वजह से मम्मी वेंटिलेटर पे चले गए थे। और उस दिन फिर वो तीन लगातार बड़े मंदिर गए, क्योंकि मैंने कहा भी देखिए बड़े मंदिर ही जो है हर चीज की दवा है, गुरुजी का नाम ही दवा है, और वहीं आप जाओ। सो वो देखिए वेंटिलेटर से भी वापस आ गए। सो ये गुरुजी तो मतलब आप गुरुजी को वो साक्षात भगवान है संगत जी। और मैं तो बस ये बोलूंगी कि उनपे सब कुछ आप छोड़ दीजिए, कुछ इफ एंड बर्ड्स हमारी कुछ भी चीजें ऐसा मत सोचिए कि गुरुजी ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। देखिए वो सब कुछ आपका ठीक करेंगे। एक दिन मुझे याद है 2004 में जब गुरुजी का बर्थडे था 7 जुलाई को, तो हंसराज हंस जी का लाइव था, जहाँ प्रोग्राम था, जहाँ पे आज गुरुजी की समाधि है वहां पे लाइव प्रोग्राम था और गुरुजी का सिंहासन लगा था जहाँ शिव मूर्ति है बाहर। सो वहां जब वो प्रोग्राम कर रहे थे तो एक बड़ी प्यारी उन्होंने एक लाइन बोली थी कि वो पीर ही क्या जिसको पीड़ का पता ना हो। तो देखिए यानी कि पीर मतलब जो संत महात्मा होते हैं, जब उनके पास आप माथा टेकते हो यानी पीड़, उनको आपकी दुख तकलीफ का हर किस उनको पता होता है। तो गुरु जी का द्वारा तो देखिए ऐसा है, भगवान का दरवाजा है, वहां तो उनको हर हर किसी के बारे में सब कुछ पता है, तो वो क्या नहीं जानते। सो ऐसे ही गुरु जी ने मुझे भी ठीक किया। मेरे बैक एक हो गया था, बड़ा सीवियर बैक एक था। मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। सो मेरे को डांस का बहुत शौक था, तो मैंने डांस सीखना शुरू किया था, लेकिन मेरा वो भी बंद हो गया। तो डॉक्टर ने मुझे कहा, मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं डांस कर पाऊंगी क्या? तो वो कहते हैं आप चल भी पाओ ये बहुत बड़ी बात है, डांस तो आप भूल जाओ। सो ठीक है, मेरे को बेल्ट पहन ली मैंने और सर्वाइकल के लिए गले में वो पट्टा भी बांध लिया। और तो मैं गुरुजी के पास गई, तो लेकिन गुरुजी ने मेरे को कुछ नहीं कहा और दूसरी तरफ मुंह कर लिया। तो मुझे लगा वैसे तो गुरुजी मुझसे बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज एक बार भी मेरा हालचाल नहीं पूछा कि बेल्ट क्यों लगा लिया। कुछ था शायद, वो था ना कि वो मेरा पीरियड था जो मुझे निकलना था उस दर्द के अंदर जो भी था। लेकिन मैंने गुरुजी को कभी नहीं कहा कि गुरुजी मेरा बैक एक ठीक कर दो या मेरा सर्वाइकल ठीक कर दो। तो देखिए जब गुरुजी के दरवाजे पे आप जा रहे हो तो ये सब बातें मुझे बोलते बहुत और लगता था। जब गुरुजी ने करना होगा कर देंगे, मैं इसी थॉट से जाती थी कि बस के गुरुजी हमें बुला रहे हैं, हमें से इतनी बात कर रहे हैं, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात होती थी। फिर आया 2005 का यानी 31 दिसंबर, मेरा 2006 आना है। सो मैं बड़े मंदिर में जैसे क्योंकि बैक एक मेरा स्टार्ट हो गया था, तो यही होता था कि डॉक्टर ने कहा था भी जरा भीड़ से दूर रहना, ये झटका लग गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी कभी आपके लिए। तो जब भी बड़े फंक्शन होते थे तो मैं साइड में खड़ी हो जाया करती थी कि कोई धक्का ना लग जाए और मेरी कमर में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो मैं बड़े मंदिर में जो अंदर जब हम जाते तो राइट हैंड साइड पर जो विंडो है मैं वहां खड़ी हो गई। सो जैसे ही नया साल चढ़ा और म्यूजिक बजने लगा, सब लोग खड़े हो गए, तालियां बजा रहे थे और फिर यही हो गया कि डांस स्टार्ट हो गया। गुरुजी क्योंकि बहुत डांस कराते थे जब भी कोई बड़ा फंक्शन होता था। तो अब देखिए मैं तो खैर गुरुजी को देखती रहती थी, चाहे वो अंपायर स्टेट हो चाहे बड़ा मंदिर, मेरी सिर्फ गुरुजी पे नजरें टिकी होती थी। सो मैं गुरुजी को देख रही थी तो अचानक गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और खैर मैं जैसे गुरुजी कभी मेरी तरफ देखते थे तो मैं मुस्कुरा देती थी। सो गुरुजी ने देखा तो देखिए
अब इतना रश है बड़े मंदिर में, बहुत रश था। गुरुजी और मेरे बीच में एकदम से एक लाइन सी बन जाती है ना, एकदम खाली जगह बन जाती है, और गुरुजी मुझे देखते हैं और मुझे गुरुजी एकदम से इशारा करते हैं कि आके डांस कर। तो मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं, मुझे लगा इतनी संगत है किसी और को बोल रहे होंगे ना, मेरे तो बैके का, मैं कहाँ से डांस करूंगी, मैं तो भीड़ में जा भी नहीं सकती हूँ। फिर गुरुजी ने मुझे इशारा किया कि आके डांस कर। सो मुझे लगा कि, मैंने फिर इशारे से पूछा गुरुजी मैं, तो गुरुजी ने ऐसे माथे पे हाथ रखते हुए फिर मुझे कहा कि आके डांस कर। सो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, और काफी देर तक गुरुजी मुझे बोलते रहे कि डांस कर। जब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि गुरुजी मुझे ही बोल रहे हैं, मेरी फ्रेंड ने भी कहा कि हाँ गुरुजी तेरे को ही बोल रहे हैं, तो संगत जी मैं तो दौड़ी चली गई। और देखिए वो गुरुजी ने रास्ता तब तक बना रखा वो इतनी देर तक, और मैं बिल्कुल दौड़ती हुई एकदम गुरुजी के आगे आके मैंने इतना डांस किया, बहुत डांस किया। और देखिए उस दिन के बाद से आज तक हल्का फुल्का, वैसे कमर दर्द अलग बात है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम थी, जब डॉक्टर्स ने कहा था कि आपका चलना भी बहुत मुश्किल है, तो कैसे गुरुजी ने वो डांस करा के देखिए मेरी बैक को वहीं ठीक कर दिया। सो ऐसे गुरुजी ने मेरे को लाइफ दी, और एक बार नहीं, पता नहीं गुरुजी ने तो कितनी बार लाइफ दी है, तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। और इसीलिए मैं गुरुजी को कहती थी, मैंने कहा गुरुजी ये सच में मेरी जो जिंदगी है ये आपके दी हुई और ये आपके नाम है। सो जैसा भी आप चाहोगे मैं वैसे ही करती जाऊंगी, और हमेशा मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, बस गुरुजी मुझे हमेशा बहुत नीवे उसमें रखना, और हमेशा सही रास्ते पे चलाना मुझे। सो ऐसे ही फिर हम लोग गुरुजी के पास जाते रहे। तो एक बार गुरुजी ने हम लोगों को रात को लंगर प्रसाद करवाया था, बच्चों का जन्मदिन था, तो मैंने उस दिन घर पे सेलिब्रेट किया। सो पाल आंटी का फोन आता है कि अरे तू मंदिर नहीं गई, उन्होंने मुझे बड़ी डांट लगाई। सो मुझे लगा नहीं, ये तो बड़ी बात है भाई, बर्थडे वाले दिन मैं बच्चों को गुरुजी के पास लेके नहीं गई हूँ। तो मैंने सब कुछ पैकअप किया और हम लोग छोटे मंदिर गए, एम्पायर स्टेट गए हम लोग। सो वहां हम लोग आई थिंक 11:45 के करीब पहुंचे थे, और बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। सो वहां संगत जो सेवादार थे वो कहने लगे कि आंटी आज तो गुरुजी इतने गुस्से के अंदर हैं, और आज आप इतनी लेट आए हो। सो मैंने कहा आंटी सॉरी, और बट बच्चों का जन्मदिन है, बस मेरे को सिर्फ गुरुजी की एक झलक देखनी है, गुरुजी से बस आशीर्वाद मिल जाए बस। कहती वो तो पॉसिबल नहीं है, बस गुरुजी अपने रूम में जाएंगे, तो जितना उनको पीछे से देख सकते हो देख लो, यहीं से माथा टेक लेना। सो मेरी आंखें बड़ी नम हो गई कि गुरुजी हम थोड़ा सा लेट हो गए, सॉरी गुरुजी प्लीज दर्शन दे दो। सो फिर जो सेवादार आ रहे थे अंदर से, तो जैसे गुरुजी के आप दर पे जब जाते हो तो गुरुजी ने कभी किसी को बिना लंगर के कभी वापस नहीं आने दिया। तो सेवादार कहने लगे आंटी अब तो ये सब कुछ वाइंड अप कर रहे हैं हम लोग, सो आपने लंगर करना है तो बता दो। हमने कहा नहीं अंकल, बच्चों का जन्मदिन है, तो हम लोग पूरा खा पी कर अच्छे से घर से, क्योंकि फुल होके गए थे, क्योंकि मुझे पता था लंगर तो वहां मिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत लेट हो चुके हैं। तो बर्थडे का सारा खाना था, तो बहुत हैवी था खाना। सो हम लोग पूरा फुल होके गए थे, सारे चारों के चारों। सो सेवादार को मैंने मना कर दिया। तो अब जो जो सेवादार निकलते जा रहे हैं वो मेरे से आते जा रहे हैं और पूछते जा रहे हैं, अरे आंटी आप अभी आए हो, आपने लंगर किया? तो मैंने कहा नहीं अंकल, हम लोग लंगर नहीं करेंगे, बस गुरुजी का अगर आशीर्वाद मिल जाए। तो ऐसे बहुत सारे सेवादार आए और उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं हो सकता। फिर कोई आंटी हमें देख रहे थे, तो उन्होंने कहा आंटी एक काम करो, अंदर चले जाओ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डांट ही पड़ जाएगी आपको, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम अंदर चले गए। और उसके बाद जब अंदर वाले सेवादार ने हमें देखा, तो वो कहने लगे आंटी इतना लेट आए हो, आपने लंगर किया? मैंने कहा नहीं अंकल, हम लोग लंगर नहीं करेंगे, अगर गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए तो। वहां भी बहुत सारे सेवादार ने पूछा, और मेरा यही उनका यही क्वेश्चन होता था, मेरा यही आंसर होता था। तो इतनी देर में मैंने देखा कि मेरे साथ में मेनका गांधी आंटी बैठे हुए हैं। सो उनको मैं, मेनका आंटी को मैं कहने लगी, मैंने कहा आंटी मुझे आपको थैंक्स बोलना है। तो शी सेड फॉर व्हाट? तो मैंने उनको बताया कि जस्ट बिकॉज ऑफ हर मैंने आई लेफ्ट द नॉन वेज। सो वो बहुत खुश हुई कि देखो कैसे उन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया है। इतनी देखिए देर में गुरुजी महाराज की कृपा होती है, और वो आते हैं। और लेकिन उन्हें, उनकी नजर हमारे पे तब तक नहीं पड़ी थी, हालांकि नजर तो थी उनकी, लेकिन उन्हें हमें वैसे डायरेक्ट नहीं देखा। सो हम लोग वहां बैठे हुए, तो मेरे को डर भी लग रहा था, क्योंकि सेवादार ने पहले बता दिया था कि आज तो एक ही को डांट पड़ी है यहाँ पर, और आंटी गुरुजी डांट सकते हैं। बट मुझे था कि डांट ही पड़ जाएगी, कोई बात नहीं, गुरुजी की तो डांट भी बहुत बड़ा महाप्रसाद है। सो तब मेनका आंटी ने उनको, गुरुजी को कहा कि गुरुजी शी लेफ्ट द नॉन वेज। तो गुरुजी कहते हैं वधिया किता। सो उसके बाद जब गुरुजी ने, उस टाइम गुरुजी की हमारे पे नजर पड़ी, नजर तो खैर पहले से थी। सो फिर हम थोड़ी देर बैठे रहे, तो आधी आज से आई थिंक बहुत ऊपर टाइम हो गया था ये सब करते हुए। तो काफी देर बाद गुरुजी ने हमें बुलाया, फिर वही जैसे सारे सेवादार पूछे थे लंगर किया? मैंने कहा नहीं गुरुजी, आई वाज जस्ट अबाउट टू से कि गुरुजी हम पूरा फुल है। तो गुरुजी कहते पहले लंगर करके आओ फिर बात करना। सो मैं किचन में गई, मैंने सेवादार अंकल को कहा कि अंकल प्लीज, आपको मैंने बताया बिल्कुल टोटल फुल है, गुरुजी क्या आ गया है।
सो लंगर नहीं कर पाएंगे तो प्लीज एक चपाती प्रसाद देना, ताकि हम एक एक बाइट ले लेंगे तो हम सबका पूरा भी हो जाएगा, और मतलब गुरुजी की आज्ञा भी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है आंटी आप बाहर बैठो। सो अब देखिए गुरुजी महाराज सामने बैठे हुए हैं, और सेवादार सिर्फ यही वेट कर रहे हैं कि ये मतलब हम लोग जाएं, हम लोग लंगर करें और वो लोग जाएं। मतलब वाइंड अप तो ऑलमोस्ट सारा हो ही चुका था। और जब लंगर प्रसाद की थाली आती है संगत जी, वो आती है डबल लंगर प्रसाद। और सब बच्चे और हस्बैंड देखने लगे कि बना क्या था ना कि इतना लंगर प्रसाद एक चपाती के लिए बोला था। सो अब गुरुजी को तो मैंने देखा और गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं। और अब तो देखिए कोई संगत ही हमारे पास नहीं बैठी जिसको हम कहें कि आप शेयर कर लो, हम चारों में खत्म करना था। तो सोचिए संगत जी कितना वक्त लगा होगा हमें वो लंगर खत्म करने में, क्योंकि पूरा फुल होके गए थे और डबल लंगर प्रसाद, वो भी फिर चाय प्रसाद के भी 4 गिलास आगे पूरे भरकर। तो हर चीज डबल उस दिन। खैर हम लोगों ने लंगर प्रसाद किया, क्योंकि देखिए आज मैं सोचती हूँ कितना मेरा वो गोल्डन मोमेंट था, कितना प्यारा मोमेंट था कि मेरे रब, मेरे गुरुजी महाराज अपने सामने बैठ के मेरी फैमिली को लंगर कराया। और वो जो डबल लंगर प्रसाद था, आई थिंक वही था जब गुरुजी ने मुझे लाइफ दी थी। और क्योंकि उस दिन फिर गुरुजी ने जब हम लोग लंगर कर लिया, तब गुरुजी ने फिर हमें बुलाया, कि जब आज्ञा तो लेनी थी गुरुजी से। सो फिर गुरुजी ने हमें काफी देर हम लोग बैठे रहे, फिर गुरुजी ने बुलाया। फिर गुरुजी ने फिर, जैसे हमेशा गुरुजी की आदत होती थी मेरे से बात करने की, तो बहुत शुक्राना गुरुजी का कि जो आप गुरुजी मुझसे इतना बात कर लेते थे। फिर वही तरह की नाम है, कहाँ रहते हो, कितने बच्चे हैं, कहाँ पर क्लिनिक है, और कौन से हॉस्पिटल में हो। तो हस्बैंड ने जैसे ही कहा कि गुरुजी मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में हूँ, तो गुरुजी कहते हैं अच्छा डॉक्टर मेरा एक काम करा देगा। तो हमने कहा अरे गुरुजी हमें कह रहे हैं काम कराने के लिए। हमने कहा हाँ जी गुरुजी, हाँ जी आप काम बताइए। तो गुरुजी कहते हैं चलो अपना मोबाइल नंबर दो और अपना नाम बताओ। सो गुरुजी कहते हैं, अभी अपना नाम बोलने लगे तो गुरुजी मुझे कहते हैं हाँ की नाम तेरा। मैंने कहा गुरुजी डॉक्टर नीलम। तो गुरुजी ने अपने हाथों से मेरा नाम लिखा डॉक्टर नीलम, और कहते मोबाइल नंबर। मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया। सो बड़ा अच्छा लगता है संगत जी जब याद आता है कि गुरुजी ने अपने हाथों से मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिखा था। तो गुरुजी कहते हैं ठीक है तुम्हारे पास फोन पहुंच जाएगा, जो भी काम होगा। सो फिर मैं कहा हाँ जी गुरुजी आपका काम हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं काम तो कब का हो चुका। सो हमें कुछ समझ नहीं आया कि गुरुजी, खैर गुरुजी का अब देखिए बहुत सारी बातें हमें कई बार समझ भी नहीं आती थी, बट गुरुजी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। सो उसके बाद खैर हम लोग फिर घर आ गए। नहीं हाँ उसके उसी दिन गुरुजी ने हमें बोला था कि अपने सहेलियों के और पेशेंट्स को लेकर आना। और फिर गुरुजी जब हम जाने लगे तो फिर गुरुजी ने हमें बुलाया। तो एक सेवादार अंकल आए कि डॉक्टर आंटी आपको गुरुजी बुला रहे हैं। मैं फिर अंदर गई, हाँ जी गुरुजी। सो गुरुजी ने हमें एक एनवेलप दिया, और उस एनवेलप के अंदर 2 लॉकेट थे। और गुरुजी ने इशारा किया कि खोलो इसे। तो गुरुजी के ब्लेस किया हुआ छोटा सा स्वरूप और वो लॉकेट थे जो गुरुजी किसी किसी को देते थे। सो बेटा मेरा बड़ा खुश हो गया, क्योंकि वो 3 महीने से सारी संगत जो जिसने लॉकेट पहना हुआ था वो सबसे जाकर मांगता था कि आंटी अंकल ये स्वरूप मुझे कब मिलेगा। तो कहते थे बेटा जब गुरुजी की मेहर होगी आपको तभी मिलेगा। तो बच्चे दोनों बड़े खुश हो गए, क्योंकि दोनों बच्चों को मैंने इकट्ठे बर्थडे सेलिब्रेट किया था उस दिन कि मम्मी देखो गुरुजी ने हमें आज के दिन 2 लॉकेट दिए, और बच्चों ने वही पहन लिए कि गुरुजी ने बर्थडे गिफ्ट दिया। तो गुरुजी ने अपने हाथों से उस एनवेलप पे गुरुजी लिखा, और 2004 अक्टूबर का मंथ था वो सब लिखा उस पर। सो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। और ऐसे ही फिर गुरुजी ने एक बार मेरे को डीवीडी दी थी अपने हाथों से। सो जब गुरुजी वो लेयर फार्म हाउस की डीवीडी थी। सो मैं ना ऐसे काउंट कर रही थी, मैं कहा कि 4 लोगों के बाद नंबर आएगा, तो गुरुजी इन 4 के बाद इसको दे रहे हैं फिर इसको नहीं दे रहे। तो मेरी टर्न नहीं थी उसके अंदर। सो मैंने कहा हाँ मेरे को भी गुरुजी क्यों देंगे ना, क्योंकि मेरे पास तो कंप्यूटर है नहीं, क्योंकि उस टाइम तो कंप्यूटर होना भी बड़ी, या लैपटॉप होना तो बड़ी लग्जरी होती थी। सो लेकिन जैसे मेरा मेरे माथा टेकने लगी तो मन में था कि गुरुजी सबको मतलब कितने लोगों को दिए मुझे भी दे दें। बट मैंने मांगा नहीं गुरुजी से, और गुरुजी ने मेरे को देखते ही साथ ही मुंह भी उधर कर लिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। पर जैसे ही मैं एकदम वो उठी तो गुरुजी मुझे कहते हैं ले डॉक्टर नहीं तू भी ले, और ही स्माइल्ड एट मी। सो बस मन में ख्याल आया कि अच्छा इसका मतलब ये कि हमारे घर में कंप्यूटर या फिर लैपटॉप आने वाला है। सो छोटी छोटी बातें होती हैं, बट कैसे गुरुजी एकदम बड़ी खुशी से दे देते हैं, और कैसे खैर गुरुजी के तो उनका तो नाम लेना ही बड़ी खुशी की बात है। और ऐसे ही गुरुजी बहुत कभी हंसी मजाक करते थे, कभी बहुत एकदम एक बार क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड के पेट में बहुत दर्द था और उनके कोई डायग्नोस नहीं हो पा रहा था उनका। सो वो मैंने उनको कहा कि मैंने कहा एक काम करो आप ना गुरुजी को बता देना कि आपके पेट में बड़ा दर्द है। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि नीलम ये बड़ा अजीब बात नहीं होगी कि मैं खुद डॉक्टर हूँ और इलाज गुरुजी से पूछ रहा हूँ। सो खैर हम लोग अंदर गए तो मैंने इनको इशारा किया कि कोई बात नहीं, क्योंकि डायग्नोज नहीं हो पा रहा था उनका।
सो मेरे हस्बैंड ने, डॉक्टर साहब ने कहा कि गुरुजी मेरे ना पेट में बड़ा दर्द है। तो गुरुजी कहते हैं ले, खुद डॉक्टर है, इलाज मेरे से पूछ रहा है। और गुरुजी एकदम से मुस्कुरा पड़े। सो फिर उन्होंने कहा नहीं गुरुजी सच में बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। कहते हैं, फिर कहते हैं अच्छा, खुद डॉक्टर है, इलाज मेरे से पूछ रहा है। तो गुरुजी को जान ही जाना है कि हम बाहर क्या बात कर रहे हैं और वही कह रहे हैं। बट गुरुजी ने कुछ कहा नहीं। बट ये था कि वो नेक्स्ट डे जब हस्बैंड डॉक्टर को दिखाने गए तो वो डायग्नोज हो गया। सो ऐसे गुरुजी बड़े कभी मुस्कुरा के कुछ एकदम बोल देते थे। और बहुत अच्छा लगता था जब गुरुजी एकदम कुछ मुस्कुराते थे। और ऐसे ही एक बार मुझे हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हुई तो मैंने गुरुजी से जाके कहा। सो मेरा ना गला भी बैठ गया था बहुत ज्यादा, मेरे टॉन्सिल्स हो गए थे, मेरी आवाज नहीं निकलती थी। आज जो मैं बोल पा रही हूँ ये गुरुजी की देन है, ये आवाज मेरी गुरुजी की देन है। मेरे बिल्कुल टॉन्सिल्स बहुत, मतलब बुरी तरह, मेरी बहुत बुरी हालत थी कि मेरी आवाज जैसे गला बैठता है, मैं ठीक से बात भी नहीं कर पाती थी ना, कई बातें इशारों में मुझे करनी पड़ती थी। सो मुझे बोल दिया गया था कि मेरे राखी ब्रदर है कि नीलम तेरे को बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी और अपना जो है ये इसका ऑपरेट करा लो टॉन्सिल्स का। कि बहुत डर लगता था क्योंकि हेड एंड नेक जो हम लोग इतना डिटेल में पढ़ते हैं तो डर लगता था कि नहीं अगर किसी डॉक्टर ने कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ कर दी तो। सो मैं इस डर की वजह से मैं ऑपरेट नहीं करवाती थी। सो अब टॉन्सिल्स वाली बात तो मैंने खैर गुरुजी को कभी बताई नहीं। बट हाँ, हाइपोथायराइडिज्म की बात हस्बैंड ने कहा कि नीलम कोई बात नहीं, आज गुरुजी को अपनी टेस्ट रिपोर्ट दिखा देना। सो मैं गुरुजी के पास गई, मैंने कहा गुरुजी ये ना मुझे हाइपोथायराइडिज्म हो गया। तो गुरुजी कहते कि, तो मुझे लगा शायद गुरुजी को मेरी आवाज नहीं निकल रही तो गुरुजी को अब मतलब पता नहीं चल रहा होगा। सो मैंने कहा गुरुजी मेरे को हाइपोथायराइडिज्म हो गया। गुरुजी ने बड़ी जोर की पूछा कि सो उतनी ही जोर से मैंने बोला गुरुजी हाइपोथायराइडिज्म हो गया है। गुरुजी ने बड़ी जोर की मुझे बोला कि, सो मैंने कहा गुरुजी हाइपोथायराइडिज्म हो गया है। और मैं ना उसके बाद गुरुजी कहते चल जा। सो मुझे समझ नहीं आया और मैंने फिर एक सेवादार अंकल खड़े थे, मैंने कहा अंकल गुरुजी ने कुछ बताया नहीं। कहते गुरुजी ने क्या बोला आपको? मैंने कहा गुरुजी ने मुझे बोला जा। तो कहते हैं बस गुरुजी ने बोल दिया बीमारी को कि तू जा। तो आंटी बीमारी गई। एंड देन आई रियलाइज कि मेरी तो आवाज निकल रही, मैं तो बात कर पा रही हूँ। तो सोचिए कि उसमें मेरे गुरुजी ने हाइपोथायराइडिज्म भी ठीक कर दिया और टॉन्सिल्स भी ठीक कर दिए। मुझे कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। देखिए गुरुजी के पास बस वो अच्छी भावना और वो सब अपना एक, क्योंकि वो शायद बहुत भाव से मैं गई थी और बहुत अंदर से वो था कि, क्योंकि देखिए बीमारी तो कोई भी ठीक नहीं होती। और इसी के लिए गुरुजी ने बहुत संगत को बोला भी है कि 1 घंटा वॉक किया करो। तो आई थिंक वो सबको वॉक करनी चाहिए। वो जो गुरुजी ने मुझे याद है कि एक आंटी ने एक बार मुझे बताया था, क्योंकि वो कहती है कि मेरा नाम मत लिया करो, तो मैं वैसे उनको ऑलमोस्ट सब जानते हैं। तो गुरुजी ने उनको स्पेशली बोला कि योगा क्या करो, तुम कौन कौन से योगा करती हो? तो आंटी ने बताया कि मैं ये योगा करती हूँ। कहती है योगा करना बहुत अच्छी बात है और जरूर करनी चाहिए। सो देखिए हमारे जो गुरुजी की टीचिंग्स है ना, तो वो डेफिनेटली हमें वो माननी है और वो करनी है। गुरुजी ने कहा शिव पुराण पढ़नी है। मुझे गुरुजी ने कभी नहीं कहा, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आपको गुरुजी ने कहा था? मैं कहा मुझे नहीं कहा, बट मेरे गुरु ने कहा है। मैं ये बात इसलिए मान रही थी, इसलिए मैं शिव पुराण पढ़ती हूँ। तो मुझे मेरे गुरुजी की टीचिंग्स माननी है। तो ऐसे ही जैसे आजकल मैं एक चीज और थोड़ा नोटिस कर रही हूँ, जो मैं थोड़ा सा, गुरुजी मुझे माफ करें, बट मुझे लगता है कि शायद ये थोड़ा बोलना जरूरी है कि आजकल जो सत्संग होते हैं, तो प्लीज जो गुरुजी के टाइम का प्रोटोकॉल था वो सब सारी संगत वही फॉलो करें। गुरुजी ने देखिए हमारे लिए जो गुरबाणी है चूज करके रखी है। क्योंकि एक बार एक अंकल का मैंने सुना था कि वो कह रहे थे कि बहुत सारी सीडी वहां पे थी, तो गुरुजी ने कहा ये वाली लगानी है, ये वाली लगानी है। सो उन्होंने पूछा कि गुरुजी गुरबाणी तो सारी है, ये क्यों नहीं लगानी? कहते मुझे पता है मेरी संगत किससे कनेक्ट होगी। सो अगर संगत जी, अगर हमें हमारे गुरुजी जो गुरबाणी चूज करके गए हैं तो हम वही क्यों नहीं लगाते? देखिए उससे इतना डायरेक्ट कनेक्शन होता है, आप सच में उतना इतने डूब जाओगे उसके अंदर, उस भक्ति में डूब जाओगे जब वही सुनोगे। क्योंकि गुरुजी ने खुद अपने मुंह से बात बोली है कि मैं अपनी संगत के लिए ये चूज कर रहा हूँ। और फिर गुरुजी के टाइम के देखिए जो हम लोग जाते थे तो ये होता था कि पहले हाथ धो के हम लोग अंदर जाया करते थे, फिर गुरबाणी सुनते थे। उसके बाद जब लंगर प्रसाद आता था तो उस टाइम कोई फिल्मी सॉन्ग हो गया या सूफी सॉन्ग हो गया या कोई और भजन हो गया, तब फिर वो लगता था। उसके बाद जब लंगर प्रसाद हमारा हो जाया करता था और गुरबाणी के टाइम चाय प्रसाद चलती थी, फिर लंगर प्रसाद के बाद हम लोग जो जितनी संगत लंगर कर लेती थी, फिर हम लोग बाहर जाया करते थे और हाथ धोया करते थे। बट आजकल मैं देखती हूँ कि हाथ धोने का कोई सिस्टम ही नहीं रह गया है। तो हाथ धोने जरूरी है जब आप गुरुजी से आज्ञा लेने जाते हो, तो हम बिना हाथ धोए अंदर नहीं जा सकते थे। सो फिर उसके बाद हम लोग गुरुजी से जो भी पूछना होता था पूछते थे, फिर आज्ञा लेके घर जाते थे। और यही बड़े मंदिर में होता था
कि गुरबाणी चल रही है, उसके बाद फिर वो होने के बाद फिर गुरु जी की आरती ओम जय शिव ओमकारा होती थी, उसके बाद फिर कोई सिंगर या जो भी जिसने जो भी गाना होता था या जो भी सॉन्ग चलना होता था उसके बाद चलता था। और जिस टाइम गुरु जी अंपायर सेट में जब किसी संगत से सत्संग करवा रहे होते थे या कुछ भी, आई थिंक एनीथिंग, गुरबाणी हो चाहे वो कोई भी किसी सिंगर का कोई सॉन्ग चल रहा कुछ भी, संगत जी उस टाइम बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। पिन ड्रॉप मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस। बट आज की डेट में बहुत में संगत ऐसे मैं सत्संग देखे हैं, गुरुजी मुझे माफ करें, और कोई भी प्लीज संगत अपने ऊपर ना ले कि मैंने किसी के लिए मैं बोल रही हूँ, इन जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो मैंने गुरुजी के यहाँ देखा था तो वही चीज हम फॉलो करें। यही मेरी बस आपसे सबसे मतलब इसमें हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि गुरुजी के टाइम का प्रोटोकॉल प्लीज फॉलो करें। सो ऐसे हम लोग जब गुरुजी के पास जाते थे तो एक दिन का मैं बताती हूँ, ये मुझे बड़ा क्यूट सा लगता है एक्चुअली, और मैं हमेशा शेयर करती हूँ कि एक बार जब गुरुजी अंपायर स्टेट में बैठे थे, सो उनकी लेफ्ट हैंड साइड में बैठी थी महबूबा मुफ्ती जी और मैं बैठी थी राइट हैंड साइड में। तो वी वर जस्ट वेटिंग फॉर द लंगर और उनका लंगर आ गया था। सो गुरुजी उनको बोलते हैं कि चल तू 2 चपाती प्रसाद और खा ले, तेरे को मैं सीएम बना दूंगा। और मेरे मन में विचार चल रहा है, गुरुजी 2 चपाती प्रसाद से आप सीएम कैसे बना दोगे, यू नो। मैं अपने मन में सब कुछ सोच रही हूँ कि 2 चपाती प्रसाद से सीएम कैसे बन सकता है कोई। बट गुरुजी की महिमा देखिए, और क्योंकि उस टाइम मैंने शायद गुरुजी को वो भगवान मानते हुए शायद मैं वो चीज नहीं थी कि भाई उन्होंने जो कह दिया सो कह दिया। वो धीरे धीरे समझ में आई हमें, क्योंकि हम उस टाइम नए थे। सो वो फेस हमारा चल रहा था, इफ एंड बट्स वाली भी चीजें चल रही थी। सो उसके बाद खैर उन्होंने लंगर किया और लंगर करने के बाद उन्होंने आज्ञा ली। तो उन्होंने अपनी जो भी उन्होंने कहा तो गुरुजी ने उनको बोला, जब वो आगे लेने को, वालेकुम सलाम आंटी। सो जब ये बोला तो मेरे को बड़ा लगा, मैंने कहा गुरुजी कितने प्यारे लग रहे हो ना, कितने क्यूट लग रहे हो। मैं तो बिल्कुल गुरुजी पे फिदा हो गई कि गुरुजी वालेकुम सलाम आंटी, ना बड़े अदब से हाथ उठाते उन्होंने बोला उनको। सो और मन में सोचे गुरुजी मुझे क्यों बोलोगे, क्योंकि वो तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कुछ कहा होगा तो आपने उन्हीं उस हिसाब से उन्होंने बोला आपको, मतलब उनके उसमें ही, बिकॉज शी इज अ मुस्लिम लेडी। तो ठीक है, मैं पूरा हफ्ता ना बस मेरे को बड़ा हैंगओवर रहा उस बात का कि गुरुजी ने कितने, वो बार बार वो चेहरा वो गुरुजी का बोला वो याद आ रहा था मुझे, वालेकुम सलाम आंटी, वालेकुम सलाम आंटी। सो खैर मैं जब नेक्स्ट वीक गई, मैंने जैसे ही मैंने माथा टेका तो गुरुजी मुझे कहते हैं वालेकुम सलाम आंटी। तो संगत जी मैं बड़ी हैरान हुई कि ये बात मैंने किसी से शेयर नहीं की थी और गुरुजी को कैसे पता। देखिए उस दिन नहीं बोला, एक हफ्ते बाद। सो गुरुजी को सब कुछ पता है, उन्होंने मुझे इस बात से भी खुश कर दिया कि तेरे को बड़े में बड़ा आ रहा था, क्योंकि मेरे को क्यों बोलेंगे, वो एक ही बार बोला बस। सो संगत जी गुरुजी जाने जाने, उनको सब कुछ पता है, ही नोज एवरीथिंग। आप क्या करते हो, बाहर क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो, आपके मन में क्या है, सब कुछ उनको पता है। ऐसे जब मैं अपनी जब गुरुजी ने कहा था कि अपनी सहेली को लेकर आना, मैं अपनी फ्रेंड को लेके गई, तो जब उसने माथा टेका और ठीक है वो जो भी उसकी बात हुई, गुरुजी ने कहा कल आना, ये जो भी उसको बोला। सो हम लोग जब बाहर निकल कर आए लंगर करने के बाद, सो मुझे बाहर आके वो कहती है कि मैं आज तो यहाँ पर आ गई हूँ, मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगी, मुझे क्योंकि यहाँ मुझे आके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे बहुत बुरा लगा जब मेरी फ्रेंड ने मुझे ऐसे बोला। मैंने मन में कहा, मैंने कहा गुरुजी देखो आपने बुलाया था, और देखो गुरुजी के बारे में मैं कुछ नहीं सुन सकती, उस टाइम भी नहीं और अभी भी नहीं। सो मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे लगा कि मैं तो गुरुजी के कहने पे बुलाया था कि ठीक है नहीं आना तो मत आओ, बट आई फेल्ट सो बैड। बट संगत जी जैसे ही वो अंपायर सीट से, जैसे हम गेट से निकलते हैं तो थोड़ा सा आगे जाके जैसे ही उसने अभी जस्ट लेफ्ट टर्न लिया ही था और एकदम से शी जस्ट टर्न अराउंड और कहती है कि नीलम वापस चल। मैंने कहा क्या हुआ, तो कहती बस तू अंदर वापस चल। मैंने कहा यार आज्ञा लेने के बाद ना दोबारा अंदर नहीं जाते, मेरे को डांट पड़ जाएगी। सो कहते नहीं नहीं मुझे नहीं पता, तू अंदर चल बस। उसको देखिए कहाँ गुरुजी ने कहा वो मना कर रही है कि मैं नहीं जाऊंगी, और कहती तू मेरा ना इंट्रोडक्शन करवा देना जरा। सो मैं तो खैर पहले इस बात से डर रही थी कि कहीं गुरुजी गुस्सा ना कर दे कि मतलब आगे लेने के बाद हम अंदर जा ही नहीं सकते थे। तो वो लेकिन मेरे पीछे पड़ गई कि तू अंदर चल मेरे साथ। खैर हम लोग अंदर गए। सो वो मेरे आगे थी, उसने फिर दोबारा माथा टेका और उसने इशारा भी किया मेरे को लाइक कि भाई इंट्रोडक्शन वाली बात पे इंट्रोडक्शन करा। एंड आई वाज जस्ट अबाउट टू से कि गुरुजी ये मेरी, तो गुरुजी एकदम से मुझे कहते हैं चल जा बड़ी आई डॉक्टरनी की वकील। और मेरे को, और वो भी हैरान कि मैंने तो गुरुजी को अभी तक बताया नहीं कि डॉक्टर नहीं है। तो गुरुजी का मैसेज कितना क्लियर था कि चल जा बड़ी आई डॉक्टरनी की वकील, यानी कि मैं कोई नहीं हूं वहां वकालत करने के लिए खड़ी हुई, और गुरुजी को पता है कि वो कौन है। अब मैं गुरुजी के वहां तक मैं ले आई हूँ, और अब गुरुजी और उसका कनेक्शन, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। सो वो गुरुजी जानते हैं कि कब कैसे
किसका कैसे क्या कनेक्शन है। ऐसी संगत जी, मैं उसकी मेरी फ्रेंड की बात आई तो मैं बताती हूँ। देखिए गुरु जी के हर चीज में, हर बहुत बहुत कहते हैं कि हर चीज में ब्लेसिंग्स हैं। तो एक बार लोहड़ी का दिन था, तो गुरु जी ने हमें प्रसाद बांटा था। सो जो तिल वाले लड्डू होते हैं। सो मेरी जो फ्रेंड है डॉक्टर शताब्दी, सो इसने क्या था, इसने वो प्रसाद को रख लिया। आज तक उसने वो प्रसाद रखा हुआ है, तो देखिए आज तक वो कभी खराब नहीं हुआ। सो इतने साल हो गए, तो अभी 2008 की मैं बता रही हूँ आपको, जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। 2008 में हमारा मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज का एलुमनाई डिनर था हम लोगों का। तो उसकी मैं जॉइंट सेक्रेटरी थी, तो सारा कुछ मेरे पास, काफी कुछ मेरे पर, बहुत सारी मतलब एक भार होता है ना जॉइंट सेक्रेटरी जब आप होते हो तो। सो मेरी ना तबीयत अचानक बिगड़ गई वहां पर बहुत ज्यादा। सो मैंने उनको कहा भी कि मैं स्टेज पे नहीं बैठ पाऊंगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो जितने जो भी कुछ आपने करना है ये करके आप जाना। सो समहाउ मैं गुरुजी को याद करती कि गुरुजी प्लीज ये फंक्शन को थोड़ा सा वो आप करो, मतलब मैं निकल भी नहीं सकती। खैर वो जो भी काम था वो हुआ, और उन्होंने कहा अब डिनर लग गया तो डिनर आप सब आ जाओ। तो मेरी हिम्मत नहीं थी डिनर करने की, और मैं बाहर निकली बड़ी मुश्किल से, और आई वाज ऑलमोस्ट कोलैप्स। और वो किसी ने मुझे देख लिया, मेरी डॉटर मेरे साथ में थी, और मेरी बेटी फटाफट भागी, और किसी ने बताया, क्योंकि सब एक दूसरे को जानती, सब डॉक्टर्स ही थे वहां पे, कि भाई डॉक्टर नीलम जो है मतलब कुछ कोई गिरा है बड़ी जोर का कुछ। तो वहां पेमेंट की, तो खैर मेरा समहाउ मैं बच गई, और फटाफट मुझे वहीं एलएनजेपी कैजुअल्टी के अंदर मुझको लेके गए वहां पर। सो जब मुझे स्ट्रेचर पे लिटाया गया और लेके जा रहे थे, तो डेफिनेटली मेरे को बस लग रहा था कि मैं अब नहीं बच पाऊंगी। सो मैंने अपने बच्चे मेरे बहुत रो रहे थे, दोनों बहुत छोटे थे, और मैं दोनों को प्यार कर रही थी कि पता नहीं मतलब अब मेरा क्या होगा। और हस्बैंड फटाफट मतलब गाड़ी लगा के उन्होंने पार्किंग में लगाकर वो आए। तो जिस वक्त मुझे स्ट्रेचर पे अंदर लेके जा रहे थे, बच्चों को तो बाहर ही रोक दिया था। सो मुझे कुछ कुछ आवाजें आ रही थी कि अरे इनको हार्ट अटैक आया है, इनको हार्ट अटैक आया है। और वो मुझे कि भी इनको ये इंजेक्शन लगाओ, ये इंजेक्शन लगाओ, मुझे कुछ बहुत, और मैं बिल्कुल सिंक करती हुई जा रही थी, मैं मतलब मेरी सांस बिल्कुल छूटती जा रही थी एकदम से। सो बस मुझे बस ये ध्यान था कि मैं गुरु जी को याद कर रही थी। गुरु जी का मंत्र जाप समहाउ स्टार्ट हो चुका था। बस मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी, गुरु जी को याद कर रही थी कि गुरु जी मेरे बहुत छोटे बच्चे हैं, देखो मुझे बचा लो। और बस मैं गुरु जी को याद कर रही थी, और बिल्कुल मेरी सिंकिंग फीलिंग थी। उसके बाद हस्बैंड, क्योंकि एलएनजेपी में बहुत साल उन्होंने काम किया है, सो वो एकदम से आया। वो सोची मेरे को संगत जी इंजेक्शन बस लगने ही वाला था, तभी मेरे हस्बैंड की एंट्री हो गई। उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हो, कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हो। तो डॉक्टर गुस्सा खा गए, कहते कि अरे हम पेशेंट को बचा रहे हैं, और मतलब उनको नहीं पता था कि हस्बैंड भी डॉक्टर है, क्योंकि उनको कैसे पता होगा, क्योंकि नए नए डॉक्टर्स आ गए थे। सो हस्बैंड ने कहा कि नहीं नहीं, इनको हार्ट अटैक वगैरह कुछ नहीं आया है, इनको हो ही नहीं सकता हार्ट अटैक। तो वो मेरे हस्बैंड को गुस्सा करने लगे कि अरे आप पेशेंट की जान बचानी है। वो कहते हैं कि आप किसी सीनियर डॉक्टर को बुलाओ। तो उन्होंने कहा कोई सीनियर डॉक्टर नहीं है। खैर हस्बैंड ने तो खैर वहां बहुत शोर मचा दिया, और क्या सीनियर डॉक्टर्स आए, सब उनके फ्रेंड्स निकल कर आ गए कि अरे। तो वो बेसिकली देखिए मेरे को हार्ट अटैक नहीं था, वो मुझे गैस्ट्रिक अटैक हुआ था, उसकी एसिडिटी का अटैक था मुझे, जो कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपका हार्ट अटैक आया है। सो वो था कि अगर वो इंजेक्शन मुझे लग जाता तो शायद वो मेरे को नहीं बचना था। वो गुरुजी का मैं नाम ले रही थी, तो उन्होंने राइट टाइम पे हर चीज कर दी। उसके बाद लेकिन मेरे को फिर वो एसिडिटी के लिए भी उन्होंने बड़े सारे इंजेक्शन लगाए, मुझे नो रिलीफ। मुझे जब अंदर मैं थी और मेरा सब कुछ मतलब सब कुछ ये ट्रीटमेंट चल रहा था, मेरे दिमाग में बस यही ख्याल आया कि मैं ना अपने पेरेंट्स को एक बार फोन कर लूं, क्योंकि अब मुझे लगता नहीं कि मैं बचूंगी, तो अपने पेरेंट्स की एक बार आवाज सुन लूं। और मेरी जो फ्रेंड है डॉक्टर शताब्दी, मैंने कहा मैं इसको मैं बता दूं कि देख मैं अब जा रही हूँ, अब तेरे से मिलना नहीं होगा। सो पेरेंट्स को मैं फोन नहीं करा, क्योंकि मुझे लगा वो कहीं घबरा ना जाए उनको, अब मेरी आवाज से। और शायद मैंने फोन करा और एकदम कट कर दिया उनकी आवाज सुनकर। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया। सो इसको ये गुड़गांव रहती है, और इसने जैसे सुना कि मेरी ये कंडीशन और मैं ऐसा बोल रही हूँ, इसने रात को अपने ड्राइवर को उठाया और गुड़गांव से ये मेरे पास मिलने आई रात को, आधी रात को। और तब तक मेरे को कोई आराम नहीं आया था, और मेरे सारे जूनियर सीनियर वहीं खड़े थे, सबका डिनर भी सब ऐसे ही हो गया था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इतनी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थी। सो ये मेरे पास आती है और मेरे को कहती है चल तुम मुंह खोल। तो मैंने कहा क्या हुआ, कहती तुम मुंह तो खोल। तो मैंने मुंह खोला, इसने मेरे मुंह में कुछ डाला, और संगत जी मैं एकदम उठ के बैठ गई। और कहती है तेरे को पता है कि मैं तेरे मुंह में क्या डाला है। मैंने कहा क्या डाला है। कहती तेरे को याद है गुरुजी ने एक बार हमें प्रसाद दिया था। और मैंने कहा हाँ। सो कहती है कि मैंने वो आज तक संभाल के रखा हुआ है। तो वो ही प्रसाद था जो मैंने तेरे मुंह में डाला है। तो सोची संगत जी, वो गुरु जी का दिया हुआ प्रसाद जब उसने मेरे को दिया और मैं कैसे ठीक होके बैठ गई।
और फिर वो कैजुअलिटी में हम लोगों ने सब डिनर किया और वहीं पर और बिल्कुल बिल्कुल मैं ऐसे हो गई जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं हो। सो गुरुजी की देखिए कितनी मतलब उनके प्रसाद में, उनकी हर चीज में बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है, उनके नाम के अंदर, उनकी हर चीज में। और ऐसी गुरुजी ने फिर मेरे को लाइफ दी जब 2010 के अंदर मेरे को गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गई थी और मेरे को डेंगू का जबरदस्त सबको पता है 2010 में कितना डेंगू का कितने लोग चले गए थे और कितना बुरा हाल था। सो मेरा भी प्लेटलेट काउंट्स कम हो गए। और जब मैं एडमिट थी सफदरजंग हॉस्पिटल में तो डॉक्टर्स आए और उन्होंने मेरे को देखा और मेरे हस्बैंड को बाहर ले गए और मेरे हस्बैंड को कहते हैं कि डॉक्टर साहब वी आर वेरी सॉरी टू से आपकी वाइफ के पास सिर्फ 15-20 मिनट बचे हैं। सो मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल बाहर खड़े हो गए कि मैं इसको कैसे बताऊं, ये इसकी मम्मी अंदर बैठी है, बच्चों को कैसे बताऊं कि ये सिर्फ 15-20 मिनट के लिए है। सो तभी वहां एक रात को एक डॉक्टर आ रहे थे तो हस्बैंड जो है वो गुरुजी को अरदास लगा रहे थे और माँ काली को बहुत मानते हैं बचपन से। उनको कह रहे थे कि इन दोनों ने उनकी लाइफ में क्या किया, कहीं गुस्सा भी था और वो कहीं बहुत अंदर से तकलीफ भी थी इनको कि भाई इन्होंने क्या किया। सो तभी वो डॉक्टर आते हैं, कह रहे हैं अरे तुम तो गुरुजी के पास जाते हो ना। नहीं, उससे पहले पूछा कि तुम यहाँ पे कैसे खड़े हो, तो उन्होंने कहा सर ऐसे ऐसे मेरी वाइफ को डॉक्टर्स ने हैंड्स अप कर लिए हैं और आपको ये पता है कि डेंगू का तो कोई इलाज है नहीं, और जब हैंड्स अप कर लिए तो और वो बता दिया कि 15-20 मिनट है, क्योंकि वो सारे सिम्टम्स मुझे आ गए थे। तो जब उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे अपनी वाइफ से मिलवाओ। सो अंदर आए तो कहते हैं आपको कैसा लग रहा है, मैंने कहा सर मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। कहते हैं बोलो जय गुरु जी। मैंने कहा जय गुरु जी। कहते हैं आप हो गए बिल्कुल ठीक। तो संगत जी जय गुरु जी ना कोई ऐसा ही वर्ड नहीं है हम ऐसे ही बोलते हैं। तो सोचिए उस टाइम जय गुरु जी बोलने में कितनी ताकत थी कि मैं आज आप सबके साथ में सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। सो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है, हर चीज का बहुत शुक्राना है। और देखिए गुरु जी में ही इज एवरीथिंग, एक्चुअली एवरीथिंग। और देखिए जब मैं भी जब गुरु जी के पास जब जाना शुरू हुई थी, बचपन से होता है ना, हर इंसान का होता है कि हम हर भगवान से जुड़े होते हैं। सो उन दिनों मेरे को साईं बाबा से मैं बहुत मतलब वो हो गई थी, क्योंकि मेरे घर के पास में ही साईं बाबा मंदिर है। तो पहले मैं अंपायर स्ट्रीट जाने से पहले मैं साईं बाबा मंदिर को जाती थी और उनके माथा टेकती थी। सो वो भी मेरा वहम दूर किया गुरु जी ने, क्योंकि जो डिवाइन लाइट है वो सब एक है। क्योंकि जब मैं साईं बाबा मंदिर गई, सो हस्बैंड ने कहा कि नीलम हम गुरु जी के पास जा तो रहे हैं, साईं बाबा को माथा टेका, वहां टेका, और ये तो फिर तो मूर्ति रूप में देख रही है, वहां तुम साक्षात गुरु जी से मिलेंगे, क्यों तो टाइम वेस्ट कर रही है। तो मेरे मुंह से ये निकला कि नहीं, साईं बाबा तो साईं बाबा है और गुरु जी है। गुरु जी यानी साईं बाबा से मतलब गुरु जो साईं बाबा है वो हाई लेवल पर है। सो ये मेरा मतलब था। सो बस मेरे मन में ये विचार आया कि भाई मैं सच में ये लोग हैं, एक ही हैं। सो मैंने साईं बाबा को बोला, मैंने कहा साईं बाबा अगर आप सच में गुरु जी अगर वो इतने पावरफुल है ना आपके जैसे, सो सॉरी गुरु जी, बट मेरे मन में यही था। सो अगर आपने जो आज चोला पहना है, क्या वही चोला आज गुरु जी ने पहना होगा? सो संगत जी आप मानोगे, मैं जब वहां गई हूँ तो गुरु जी ने उस दिन साईं बाबा ने टर्कॉइश कलर का यानी फिरोजी कलर का चोला पहना था और गुरु जी ने भी वही सेम चोला। फिर मुझे लगा एक कोइंसिडेंस होगा, मैं नेक्स्ट वीक फिर मेरी यही कि आज भी आपका सेम चोला होगा, तो नेक्स्ट वीक फिर सेम चोला। और ऐसे मुझे ड्रीम में भी दोनों ने व्हाइट चोला पहना हुआ है। तो हर तरह से मुझे मतलब बता दिया कि तो गुरुजी सब कुछ है संगत जी। और साईं बाबा ने मुझे ड्रीम में भी आके बोला कि गुरुजी जो है, तेरे को पता है कि तूने तो पता नहीं कितने अच्छे कर्म कर लिए थे जो तेरे को गुरुजी मिले हैं, और गुरुजी भी मुझसे 42 बार ऊपर है। ऐसे ही मुझे एक ड्रीम एक अघोरी बाबा ने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण को ढूंढ रही हूँ, और वो कहते हैं कि तेरे को नहीं पता जो तेरे गुरुजी हैं वही तो श्री कृष्ण है। फिर ऐसे तीनों माता रानी मेरे ड्रीम में आती हैं और मुझे बताती हैं, मैं बहुत रोती हूँ कि माता रानी मैंने एक्चुअली गुरुजी के चक्कर में ना आपके पास आना छोड़ दिया है। सो वो कहती है कि हम तेरे को यही बताने आए कि जो तूने रास्ता चुना है गुरुजी का, वो बिल्कुल सही रास्ता है और इसी रास्ते पे चलो। सो देखिए हमें सच में संगत जी गुरुजी पे सब कुछ आप छोड़ दीजिए, कोई इफ एंड बट्स नहीं आपकी जिंदगी में, कहीं कुछ नहीं, टोटल सरेंडर, मतलब टोटल सरेंडर। और अब तो मेरे को धीरे धीरे, हालांकि देखिए हमारा ये ह्यूमन एरर होता है, हमारे ह्यूमन नेचर के अंदर है कि हमारे वो इफ एंड बर्ड्स ये सब चीजें होती हैं, तो वो भी गुरुजी खैर जानते हैं। लेकिन आप दिल खोल के गुरुजी के आगे अपने जो अरदास लगानी है, जो आपने बोलना है, जो कुछ कहना है, आप प्लीज गुरुजी के आगे सब कुछ कहिए। क्योंकि देखिए गुरुजी आप जो भी कुछ जब करेंगे ना, आपका विद सॉल्यूशन करेंगे, खाली सुनेंगे नहीं, वो आपको एक सॉल्यूशन के साथ आपको हर चीज बताएंगे। और ऐसे ही गुरुजी का जब मैं गुरुजी के साथ एक चीज और बड़ी प्यारी होती थी मेरे साथ, कि मैं जब गुरुजी के जब भी मैंने जाया करती थी, तो गुरुजी जब भी माथा टेकना तो गुरुजी के चरण जरूर छुआ करती थी मैं।
सो गुरुजी को पता था कि जब भी आएगी मेरे चरण छुएगी, तो गुरुजी कई बार मुझे देखते कि साथी कभी चरण ऊपर कर लेते थे, कभी पाँव छुपा लेते थे और गुरुजी के पाँव नहीं मिलते थे मुझे। और फिर मेरे को बहुत मैं उदास हो जाती थी कि गुरुजी आपके चरण नहीं मिल रहे। सो फिर गुरुजी एकदम मुस्कुराते थे और एकदम एक चरण बाहर निकालते थे। सो ये बड़ी प्यारी-प्यारी गुरुजी के साथ मेमोरीज़ हैं कि गुरुजी और मेरे ये सब गुरुजी मेरे बीच में, क्योंकि उस टाइम में ये क्या चीज़ शेयर करती ना ये सब चीज़ें किसी से। बट ये गुरुजी और मेरे साथ ये सब चीज़ें चल रही होती थी और गुरुजी का बहुत शुकराना बोलूँगी कि गुरुजी ने अपने वैसे तो गुरुजी हमेशा ही हैं, बट लास्ट मोमेंट भी गुरुजी का मुझे चरण छूने का मौका मिला। तो हर तरह से गुरुजी का शुकराना है, हर तरह से। और देखिए हम गुरुजी को ना मतलब मैंने कईयों को एक चीज़ किसी ने मुझे बोला कि हम तो वेट कर रहे हैं गुरुजी का ना तब हम सत्संग करवाएँगे जब गुरुजी हमारी ये इच्छा पूरी कर देंगे। मतलब प्लीज़ गुरुजी से आप ना ये डील मत करिए। मतलब मुझे बहुत अजीब लगा उनका ये कहना। मैंने कहा आप एक काम करो, आप सत्संग कराओ और देखो आपकी चीज़ कैसे पूरी होती है। सो हमें प्लीज संगत जी ये सब चीजें ना आप कोई ना करे ऐसे। आप गुरुजी को सिर्फ मानो, अपने श्रद्धा भाव से मानो और सिर्फ उन पे हर चीज छोड़ दो, मैं तो यही बोलूंगी। और देखिए जब हम गुरुजी के पास भी जाया करते थे, तो जैसे मैंने बताया कि मेरे बेटे की कुछ स्कूल की प्रॉब्लम चल रही थी। देखिए कैसे वो गुरुजी ने इसको एक तो स्कूल चेंज नहीं होने दिया। जब उसके कॉलेज के एडमिशन की बात आई, सो जब कॉलेज में जब एडमिशन हो रहा था, सो हमें था कि उसको बहुत मन था कि एसआरसीसी में हो या किसी और डीओ कॉलेज में हो जाए, रामजस में, हिंदू कॉलेज में हो जाए। लेकिन वही था, मैंने बेटे को बोला कि मैंने कहा बेटा नंबर भी तो इतने लेकर आने चाहिए थे ना। वो भी गुरुजी की कृपा है कि जहां मेरा बेटा पढ़ाई के अंदर बहुत गड़बड़ हो गया था, इसलिए क्योंकि उसको वो बहुत फास्ट बोलता है एक्चुअली। सो टीचर को उसका कुछ भी समझ नहीं आता था और वो समझ नहीं पाता था कि टीचर क्या पूछ रही है, या कोई जो जो भी उसका रीजन था, वो बहुत लंबा अलग से सत्संग है। सो लेकिन इसने बहुत मेहनत की है, क्योंकि जब इसके बोर्ड के एग्जाम थे तो मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी आपसे बड़ा कोई टीचर नहीं है, आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, तो प्लीज आप मेरे दिमाग में डालो और मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगी। और मैंने कैसे वो इकोनॉमिक्स उसको पढ़ाई। जब एडमिशन की बारी आती है तो उसका बहुत मन की मम्मी डीओ में एडमिशन हो जाए, तो वही था कि कैसे होगा। रामजस कॉलेज में हमें किसी ने कहा कि आप किसी से मिल लेना। हम मिलने गई, मैं वो टीचर का नाम ही भूल गई, क्योंकि देखो गुरुजी ने ये भी चीज कर दी कि अप्रोच से कुछ नहीं करना, मतलब मेरे को नाम ही बुला दिया। अब वो कहने लगे आपको किससे मिलना है। मैंने कहा सर वो कोई मैंने ऐसे कोई नाम बोला। कहते नहीं, हाँ तो ऐसा नाम कोई नहीं है। मैंने कहा सर एक्चुअली मैं नाम भूल गई हूँ। कहते मुझे बताओ किस काम से आए हो। तो मैंने कहा सर ऐसे मेरे बेटे का एडमिशन का चक्कर है, मुझे ना उनसे बात करनी थी। तो कहते हैं अब देखिए मैं उनको जानती नहीं पहचानती नहीं, और एकदम से कहते हैं कि अच्छा आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं। मैं कहा सर मेरे पास सर्टिफिकेट्स तो नहीं है। कहते हैं कमाल है, आप एडमिशन के लिए आए हो, सर्टिफिकेट्स नहीं है। कहते क्या है आपके पास। मेरे पास बाई चांस एक फोटोकॉपी पड़ी थी उसकी मार्कशीट की। मैं कहा सर मेरे पास यही है। कहते अच्छा एक काम करो, देखिए पता नहीं वो सब गुरुजी करने वाले हैं। कहते सर्टिफिकेट मंगवाओ और ये 200 रुपए की पर्ची नीचे जमा करा कर आओ। मुझे नीचे पता चलता है कि वो 200 रुपए की पर्ची जो है वो एंटी रैगिंग फॉर्म के लिए भरी जा रही है। मैंने जब वो एंटी रैगिंग फॉर्म भरा तो उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है अपने बेटे का नाम इस पर लिख दो, और बेटे का नाम लिखकर जब हम नाम बुलाएंगे तो आपने आना है और हम वो करेंगे। तो मैं वहीं खड़ी थी, मैं वहां से हिली नहीं कि कोई स्लिप इधर उधर ना कर दे। तो जैसे उसने मेरे बेटे के नाम की स्लिप उठाई, तो एकदम से उसने जो नाम पुकारा, तो मैं गुरुजी का नाम नहीं लेती हूँ इसलिए नहीं लूंगी, तो जो गुरुजी का एक्चुअल नाम है वो उन्होंने लिया कि यहाँ ये कौन है। और मैं एकदम हैरान थी, गुरुजी का नाम कैसे लिया, मतलब और क्योंकि मेरे बेटे का नाम मृणाल है, तो उसके अंदर ही गुरुजी का नाम, मतलब सॉरी गुरुजी के नाम में बेटे का नाम छुपा हुआ एक्चुअली। मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर ये नाम नहीं है, ये नाम है। कहते ओ हाँ 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 सॉरी ये मृणाल नाम है। मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया कि देखो मुझे नहीं पता वो सर कौन थे, क्या था, कुछ ऐसा हुआ है, आप सर्टिफिकेट्स ले आओ। उन्होंने कहा नीलम ये ना हो कि हम इस कॉलेज से भी जाएं जहाँ सर्टिफिकेट्स हमने जमा कराए हैं। मैंने कहा आप आ जाओ सर्टिफिकेट निकलवा के, बस कुछ हुआ है मैं बाद में बताऊंगी। मुझे पूरा विश्वास था गुरुजी का नाम आ गया तो बेटे का एडमिशन तो हो गई। फिर सर्टिफिकेट्स आ गए, मैं उस सर के पास गई, तो उन्होंने जहाँ एक राउंड होना था वहां 15 लोग बैठे थे और वो बहुत ऐसे लोग थे कि एक एक चीज चेक कर रहे थे। तो मुझे लग रहा था मेरे का बस यहीं पे मार्क्स जो हैं, क्योंकि उसके वैसे तो बहुत अच्छे मार्क्स थे, 3 में डिस्टिंक्शन थी 92% और काफी अच्छे मार्क्स थे वैसे तो। लेकिन फिर भी देखिए बच्चों के 100% 99% आते हैं, तो वो बच्चे भी वहां खड़े थे। बस मैंने कहा गुरुजी आप देख लेना, क्योंकि पता नहीं मतलब कैसे आप करोगे।
बट लेकिन गुरुजी का नाम आ गया था तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि देखो पता नहीं गुरुजी क्या करते हैं, सब गुरुजी पे छोड़ दिया था मैंने। सो पता चलता है बेटे का एडमिशन हो गया। सो वो जो टीचर थे एक, तो वो कहते हैं कि आपको पता है कि आपका बेटे का एडमिशन कैसे हुआ है? क्यों नहीं, मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे एक बात जाननी है कि बेटे का एडमिशन कैसे हो गया, क्योंकि हम तो टीचर का नाम भूल गए थे, हमारी जान पहचान भी हमारी वेस्ट चली गई थी, क्योंकि मेरे को तो नाम ही मैं भूल गई थी उनका। सो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें को भी समझ नहीं आया, कभी ऐसा होता नहीं है, देखिए क्योंकि गुरुजी से पर जब हम कुछ छोड़ते हैं ना तो वो बड़ा पक्के वाला काम कराते हैं। तो वो कहते हैं कि जिस वक्त आपके बेटे की फाइल मूव कर रही थी उस टाइम कोई भी कैंडिडेट नहीं था, तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है एक काम करते हैं कि जो कट ऑफ लिस्ट है वो थोड़ा हम डाउन कर देते हैं, और उस कट ऑफ लिस्ट जो है वो आई थिंक आधे या पौने, जब तक मेरे मतलब बेटे का जो एडमिशन प्रोसेस रहा है तो उतनी ही देर में वो कट ऑफ लिस्ट जो है नीचे रही है, उसमें आपका बेटा आता था, उसके नंबर आ रहे थे, इसलिए उन्होंने एडमिशन दे दिया। तो देखिए कोई मतलब मेरी क्या जान पहचान काम आई, मैं तो नाम ही भूल गई थी। सो मैंने तो सिर्फ गुरुजी से था कि गुरुजी आप देख लेना, और मैंने संगत जी गुरुजी से कभी ऐसा कुछ नहीं मांगा गुरुजी मुझे ये दे दो मुझे वो दे दो। मैं गुरुजी के पास हमेशा कहती हूँ गुरुजी आपको जो बेस्ट लगता है ना वो मेरे लिए करना, क्योंकि देखिए वो बेहतर जानते हैं, हमें भी नहीं पता हम हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो जाने जान है, सब कुछ उनको पता है। तो मैंने उन पे छोड़ दिया और देखिए बेटे का एडमिशन हो गया। और ऐसे ही जब मैं गुरुजी को एक बार मैं माथा टेकने गई एम्पायर स्टेट में, सो मेरे मन में यही विचार आ रहा था, मैंने कहा गुरुजी आपने सब कुछ तो मेरे से पूछ लिया, कभी मेरे बारे में ऐसा कुछ बताया तो है? मन में सोच रही हूँ सब कुछ मेरे मन में, कभी आपने ऐसा तो कुछ बताया नहीं जो कभी मेरे से पूछा नहीं हो, कभी तो कुछ बोला मतलब बताया होता मेरे बारे में ऐसा। हर बार तो मेरे से पूछ लेते हो कहाँ रहती हो, कितने बच्चे हैं, कहाँ क्लिनिक है, सब कुछ तो हमेशा पूछ लेते हो। सो जैसे मैंने माथा टेका, सोचो मैं, आप सोचिए संगत जी मैं मतलब ये सब सोचती हुई जा रही हूँ मन में, और जैसे मैंने माथा टेका तो गुरुजी मुझे कहते हैं हाँ भाई फिर तुम मौलाना आजाद से है? तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। आप संगत जी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज मेरे कॉलेज का नाम है। और मैं जैसे मुड़ी मैंने कान पकड़े, मैंने कहा गुरुजी आज के बाद आप पे कभी शक नहीं करूंगी, और गुरुजी सिर्फ मुस्कुराए। और मैंने कहा गुरुजी आज के बाद कभी शक नहीं करूंगी, क्योंकि कॉलेज का नाम तो कभी गुरुजी ने पूछा ही नहीं था। सोचिए संगत जी कितने कॉलेज हैं, मेरे कॉलेज का नाम बता देना, क्योंकि और कोई कोई आप मतलब वहां पे तो इंट्रोडक्शन का कोई मतलब ही नहीं था कि कोई इसको इससे मिलवाए या कुछ, और कॉलेज का नाम कौन बताता है। सो ऐसे कॉलेज का नाम बता दिया। ऐसे मेरी मम्मी को लाइफ दी गुरुजी ने। और जब मेरी मम्मी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए थे और हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो डॉक्टर्स ने कह दिया था कि इनकी एंजियोप्लास्टी करानी पड़ेगी और एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी, और उसके बाद फिर जो भी प्रोसेस होगा हो सकता है कि वो सब आपको बाईपास सर्जरी हो, पता नहीं क्या क्या बता दिया था। तो मम्मी भी बहुत डर गए थे, और बस मेरे दिमाग में ये था कि मैं डॉक्टर को तो ये बात नहीं बोल पा रही थी कि मुझे गुरुजी के पास जाना है या कुछ ऐसे है। मुझे था, मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे ना अब थर्सडे तक का टाइम दे दो। उस दिन मंडे का दिन था जब डॉक्टर ने हमें बोला, कहते हैं कि आप कैसे डॉक्टर हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे वो, कहते हैं आपकी वाइफ कितनी अजीब बात नहीं कर रही है बीइंग अ डॉक्टर की, उनकी मम्मी इतनी क्रिटिकल कंडीशन में है और मुझे कहती है कि थर्सडे तक टाइम दे दो, क्योंकि मंडे के बाद थर्सडे ही गुरुजी को हम मिल सकते थे। और मुझे मतलब फ्राइडे तक मैंने टाइम मांगा था। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं थर्सडे नाइट को आके मैं अपनी मम्मी को एडमिट कराता हूँ, मुझे थर्सडे नाइट तक। तो वो बड़े हैरान हुए कि क्या बात है। सो कहते हैं मैं रिस्क नहीं ले सकता एज ए डॉक्टर, आप अपनी मम्मी को अपने रिस्क पर अपनी मम्मी को आप घर ले जाओ। तो मैं मंडे की नाइट को अपने रिस्क पर क्या, गुरुजी अपने मेरे गुरुजी के विश्वास पर मैं मम्मी को डिस्चार्ज करा के ले आई। सो मुझे काफी लोगों ने बोला भाई इतनी क्रिटिकल कंडीशन में मम्मी को लेकर आ गए हो, और मैं कहा डॉक्टर्स रख नहीं रहे हैं, वो कहते हैं कि हम सुबह ऑपरेशन कर देंगे, ये सब करना है, मैं गुरुजी के बिना तो मैं कुछ काम नहीं करूंगी मैं। सो मुझे ये पता था कि गुरु जब कोई ऐसे जा नहीं सकता था तो उनकी फोटोग्राफ हम गुरुजी के पास ले जाया करते थे। तो मुझे किसी ने कहा अपनी मम्मी की फोटोग्राफ जो है वह गुरुजी के पास आप ले जाना। सो मैं गुरुजी के पास मम्मी की फोटोग्राफ लेकर गई, और मैंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसी मम्मी का मैंने बताया कि डॉक्टर्स ने बोला एंजियोग्राफी करानी है। गुरुजी आराम से बैठे थे, एकदम आगे आगे कहते ना 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 एंजियोग्राफी ना कराई। सो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। बस मैंने माथा टेका, मैं बाहर आई, मैंने कहा मम्मी गुरुजी ने तो मना कर दिया कि एंजियोग्राफी नहीं करानी है, जब एंजियोग्राफी नहीं होगी तो बाकी तो सब चीजें छोड़ दो, क्योंकि एक टेस्ट गुरुजी ने मना कर दिया। तो सो उसके बाद सोची संगत जी, फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास मिले, और उसके बाद गुरुजी ने मेरी मम्मी को, क्योंकि डॉक्टर्स ने कह दिया था कि इनकी लाइफ ज्यादा नहीं है, बट मम्मी ने ये कहा था कि मेरी सबसे छोटी सिस्टर की मैरिज नहीं हो रही थी कि गुरुजी इतना मेरे को वक्त दे देना कि अपनी छोटी बेटी की मैं शादी देख सकूं। तो वही था कि मेरी छोटी सिस्टर की जब शादी हुई तो उसके 1-1.5-2 साल के बाद मम्मी के गुरुजी के चरणों में चले गए। सो 10 साल ऑलमोस्ट गुरुजी ने मम्मी को, ऑलमोस्ट नहीं पूरे 10 साल, इनफेक्ट ज्यादा ही वक्त दिया गुरुजी ने।
और मम्मी का जो ट्रीटमेंट था, देखिए कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पर आ गया, कोई मम्मी का ऑपरेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि जब गुरुजी ने मना कर दिया तो कोई चीज कैसे हो सकती थी। सो ऐसे ही मेरी बेटी का एडमिशन बीडीएस में कराया, नाउ शी इज अ डेंटल सर्जन। और बेटे के बारे में कुछ बोला था, वो मैं अभी शेयर नहीं करूंगी, वो शायद गुरुजी ने कुछ बोला था। सो जब वो गुरुजी पूरा करेंगे तो डेफिनेटली मैं जरूर वो शेयर करूंगी। और ऐसी हमें बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी। सो आई थिंक सत्संग तो बहुत ज्यादा है गुरुजी के करने के लिए, बट टाइम की भी लिमिट है। तो इसी के साथ ही गुरुजी का बहुत शुक्राना, और शुक्राना इस प्लेटफॉर्म का। सो थैंक यू सो मच अंकल। जय गुरुजी।